नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कुछ सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहां तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है। और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। दिव्यांग बेटियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे CJI DY चंद्रचूड़। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने AG से पूछा, अब केंद्र कैसे यूनियन कार्बाइड से समझौते को फिर से खोलने की मांग कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा, कानूनी पेशा सामंती महिलाओं हशिये पर पड़े समुदाय का स्वागत नहीं करता है। गोवा के CM ने कहा, दिव्यांगों की पहुंच में होगा पूरा प्रदेश। समावेशी उत्सव में शंकर महादेवन ने लोगों के चेहरे पर लाई मुस्कान। बिहार के मूल निवासी ने विकलांगों के लिए सुलभता को लागू करने के लिए व्हील चेयर में कन्याकुमारी से सियाचिन तक की यात्रा की है शुरू। स्कैम्ड क्लाइंट्स को डिसेबिलिटी बेनिफिट्स का मिल रहा है नया मौका। सुनेंगे इंटरनेशनल स्कैम के बारे में। उत्तर प्रदेश में DIG को कराया गया दिव्यांगों की समस्या से अवगत। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages. With Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president, Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Ferguson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program.
For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, आज की पहली खबर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के बारे में। वे सुप्रीम कोर्ट में अपनी 2 बेटियों के साथ कामकाज देखने के लिए पहुंचे। जानते हैं इसके पीछे की स्टोरी क्या है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह करीब 10 बजे उस समय सब लोग हैरान हो गए जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अपनी दोनों दिव्यांग बेटियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए। आपको बता दें कि CJI चंद्रचूड़ ने इन्हें गोद लिया है। CJI चंद्रचूड़ अपने साथ अपनी 16 वर्षीय बेटी माही और 20 वर्षीय बेटी प्रियंका को सुप्रीम कोर्ट ले आए। इसके बाद वो उनको बाहर की तरफ से, जहां से वकील और पक्षकार कोर्ट नंबर 1 में जाते हैं, वहां लेकर पहुंच गए। फिर दोनों को व्हील चेयर पर CJI कोर्ट रूम नंबर 1 में लाया गया और दिखाया गया कि कोर्ट में कामकाज कैसे होता है। उन्होंने दोनों बेटियों को दिखाया कि वो बतौर जज कहाँ बैठते हैं और वकील कहाँ से बहस करते हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि कोर्ट का कामकाज कैसे चलता है। CJI दोनों को लेकर अपने चैम्बर में भी गए और चैम्बर भी दिखाया। सुप्रीम कोर्ट के टॉप सूत्रों के मुताबिक दोनों बेटियां कुछ समय से कह रही थी कि वे सुप्रीम कोर्ट देखना चाहती है। इसलिए CJI श्री चंद्रचूड़ ने दोनों को कहा कि आज कोर्ट चलते हैं। हालांकि सर्दी होने के कारण CJI ने दोनों को सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा नहीं घुमाया और कुछ ही देर बाद वापस भेज दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को US आधारित कॉरपोरेशन यूनियन कार्बाइड अब डॉव केमिकल के स्वामित्व वाली कंपनी से भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग करते हुए 2010 में दायर केंद्र की क्यूरेटिव याचिका की सुनवाई शुरू कर दी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाए जाने के लगभग 19 साल बाद दाखिल की गई क्यूरेटिव याचिका के दायरे के बारे में सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस बात से चिंतित थे कि क्या दोषी कॉरपोरेशन और भारत सरकार के बीच हुए समझौते को नए दस्तावेजों के आधार पर फिर से खोला जा सकता है, वो भी इतनी देरी के बाद। जस्टिस कौल ने इस संबंध में प्रश्न के साथ सुनवाई शुरू की कि समझौता एक विशेष समय पर हुआ था। क्या हम कह सकते हैं कि 10 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद नए दस्तावेजों के आधार पर समझौता करें? सबमिशन में कुछ मिनट के बाद जज ने भारत के अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इस तरह की क्यूरेटिव याचिका का दायरा क्या है, विशेष रूप से इस समय। 2010 में दायर याचिका 7,413 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मुआवजे, सुप्रीम कोर्ट के 1979 के आदेश की फिर से जांच मांग कर रही थी। मुआवजा 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स तय किया गया था। याचिका में अदालत के बाद के आदेशों की फिर से जांच की मांग भी की गई, जिसने भुगतान और निपटान का तरीका निर्धारित किया था। केंद्र सरकार का दावा है कि समझौता मौतों, चोटों, नुकसान की कुल संख्या की गलत धारणा पर आधारित था और बाद में पर्यावरणीय गिरावट का कारक नहीं था। क्यूरेटिव याचिका के अनुसार पहले मौतों का आंकड़ा 3,000 था और चोटों के मामलों का आंकड़ा 70,000 था। हालांकि मौतों की वास्तविक संख्या 5,295 है और घायलों की संख्या 5,27,894। सितंबर 2022 में ये मामला फिर से सुनवाई के लिए आया था और हाल ही में पिछले मंगलवार को इसकी एक और सुनवाई की गई। इस समय जस्टिस कौल ने यह स्पष्ट किया कि इस स्तर पर पहले से ही रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों के अलावा अन्य कोई भी पक्षकारों द्वारा संकलन के रूप में दायर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने धीरे से केंद्र सरकार को याद दिलाया कि क्यूरेटिव याचिका को दोबारा सुनवाई के तौर पर न लाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने संकेत दिया कि मामले में उभरते तथ्यों पर पीठ द्वारा विचार किया जा सकता है। समझौते पर विवाद किए बिना उन्हें मुआवजे की अपर्याप्तता और उसमें संशोधन की आवश्यकता पर निवेदन किया गया। हाल ही में 11 जनवरी 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार दिया गया। उन्हें ये पुरस्कार कानूनी पेशे में की गई सेवा के लिए प्रदान किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और हार्वर्ड लॉ स्कूल में सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन के फैकल्टी डायरेक्टर प्रोफेसर डेविड B. विल्किंस ने बातचीत भी की।
इस मौके पर CJI चंद्रचूड़ ने याद किया कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में अध्ययन किया है और ये एक ऐसा लॉ स्कूल है जिसकी सार्वजनिक कानून के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है। बाद में हार्वर्ड लॉ स्कूल में संवैधानिक कानून का अध्ययन उन्होंने किया। ये टिप्पणी करते हुए कि योग्यता की धारणा के कारण ये मुद्दा उठा, CJI चंद्रचूड़ ने कहा, एक प्रश्न उठाया जाता है वो ये है कि हम योग्यता के बारे में कैसे सोचते हैं। कोई हर बार जब हम सकारात्मक कार्रवाई के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या ये योग्यता को प्रभावित करती है। हमें योग्यता की अपनी धारणाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है। जब हम सकारात्मक कार्रवाई की बात करते हैं तो हमें इसे योग्यता के बहिष्करण के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो हर बोधगम्य तरीके से भूमिकाओं का निर्वहन करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्हें बाहर रखा गया है। बातचीत में श्री चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे न छूटे। पारंपरिक अर्थों में देश भर के वादी हमारी कार्यवाही में भाग लेने में सक्षम है। विभिन्न पृष्ठभूमि के वकील आसानी से पेश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए है। अधिक महिलाएं भी दिखाई देने लगी हैं क्योंकि अदालतें अब वर्चुअल हो रही हैं। इसके बाद CJI चंद्रचूड़ ने ESCR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स के हालिया लॉन्च के बारे में भी बताया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को डिजिटल संस्करण के रूप में प्रदान किया जा सकेगा। CJI ने आगे कहा कि हम लाइव स्ट्रीमिंग की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास कागज रहित अदालतें, डिजिटलाइज्ड कोर्ट रिकॉर्ड्स आदि है। AI का उपयोग मशीन लर्निंग को तैनात करने और भारतीय भाषाओं में निर्माण उपलब्ध करने के लिए किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी हमें न्याय के औपनिवेशिक मॉडल को बदलने का अवसर देती है, जो कि नागरिक थे। न्याय तक पहुंच सभी को मिलनी चाहिए। दोस्तों, अब खबर पणजी से। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को घोषणा की है कि पूरे राज्य को विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। 3 दिवसीय पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी के समापन समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी विकलांग लोगों के लिए 70% सुलभ है और मीरामार समुद्र तट पर व्हीलचेयर सुलभ ई-रिक्शा सेवाएं उपलब्ध है, जो आगंतुकों को शहर तक ले जाने के लिए उपलब्ध थे। पर्पल फेस्ट वो त्योहार है जो भारत का पहला समावेशी 3 दिवसीय कार्यक्रम था। श्री सावंत ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक सुविधाएं ऐसे त्योहारों तक ही सीमित न हो। पूरे राज्य को विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यदि अन्य राज्य इसकी मेजबानी में रुचि नहीं दिखाते तो गोवा पर्पल फेस्ट को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तर्ज पर एक वार्षिक कार्यक्रम में बदल देगा। हालांकि हरियाणा ने पर्पल फेस्ट की मेजबानी में रुचि दिखाई है। ये बात भी मुख्यमंत्री ने साझा की। मुख्यमंत्री ने आगे खुलासा किया कि ये इवेंट काफी सफल रहा है। केंद्र सरकार इसका समर्थन करे या न करे, गोवा हर साल पर्पल फेस्ट की मेजबानी के लिए तैयार है, लेकिन इस साल केंद्र ने हमें इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए 50% धन मुहैया कराया है। उन्होंने दावा किया कि त्योहार ने दायित्व की भावना और विकलांग लोगों की पहुंच और समावेश की गहन समझ को बढ़ावा दिया है। सरकार को अब इस बात की बेहतर समझ है कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं कि समाज में सभी के लिए समान अवसर हो, चाहे शिक्षा हो या रोजगार के मामले में। उन्होंने पर्यटन, समाज कल्याण और PWD मंत्रियों के साथ साथ समाज कल्याण विभाग और गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया के प्रति आभार भी व्यक्त किया। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फलदेसाई ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम मनोरंजन और आनंद से कहीं अधिक था, क्योंकि इसने लोगों को विभिन्न अनुभव दिए। 3 दिवसीय आयोजन के दौरान प्रतिदिन 15,000 लोगों ने इसे देखा है। पर्पल फेस्ट के 4 स्तंभ अनुभव, मनोरंजन, शिक्षा और सशक्तिकरण थे। इसमें कई तरह की गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें खेल आयोजन, प्रदर्शनियां, एक्सपीरियंस जोन, सुलभ फिल्म स्क्रीनिंग और सभी विकलांगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं शामिल थी। विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए अभिनव विचारों को प्रदर्शित करने के लिए देश भर के लोगों के द्वारा 90 स्टॉल्स लगाए गए थे। इस कार्यक्रम में 60 वक्ताओं ने भाग लिया था, जिन्होंने अपने अनुभव और जीत साझा की, जो विकलांग लोगों को प्रोत्साहित और प्रेरित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक के अनुसार विकलांग लोग सहानुभूति या दया के पात्र नहीं है, उन्हें केवल प्यार दिखाने और गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौका देने की जरूरत है।
उद्घाटन समारोह के दौरान सावंत ने कहा कि गोवा सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक पेंशन भुगतान करता है। दोस्तों, हाल ही में पणजी ESG प्रांगण लगभग 2000 लोगों से गुलजार था, जो राजधानी शहर में एक सांस्कृतिक उत्सव में गायक शंकर महादेवन के गीतों के साथ गा रहे थे और गुनगुना रहे थे। इस पहले समावेशी उत्सव में देश भर से विकलांग लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गर्व से इत्ती सी हंसी जैसे गानों से लेकर स्थानीय स्तर पर ट्यून किए गए या माया तक महादेवन ने दिल से गाया है और सुनिश्चित किया है कि हर किसी का दिन वास्तव में मनोरंजक हो। बाद में विभिन्न विकलांग छात्रों ने गायक के साथ तारे जमीन पर फिल्म का शीर्षक गीत गाया। फेस्टिवल में शामिल पूर्णिमा देसाई ने कहा कि हम शंकर महादेवन को परफॉर्म करते हुए देख रोमांचित थे। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कभी कभी हम विकलांग लोगों को कम आंकते हैं, लेकिन ऐसे आयोजन आंखें खोलने वाले होते हैं। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, खबर बिहार से। बिहार का एक मूल निवासी देश में सार्वजनिक स्थानों पर विकलांगों के लिए सुलभता को लागू करने के लिए कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख में सियाचिन तक अपनी व्हील चेयर पर यात्रा चला रहा है। व्हील चेयर पर बैठे 25 वर्षीय हसन इमाम, इन्होंने अपनी यात्रा को एक्सेसिबल वर्ल्ड कैंपेन नाम दिया है। हसन जन जागरूकता के माध्यम से एक बदलाव लाने की योजना बना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। हसन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से रूसी भाषा में स्नातक है। हसन लगभग 500 किलोमीटर अपनी व्हील चेयर में कन्याकुमारी से कोझिकोड पहुँचे हैं। उन्होंने दुनिया से ये भी आग्रह किया है कि जहां सीढ़ियां हो वहां व्हील चेयर रैंप भी हो। उन्होंने कहा है कि किसी विकलांग व्यक्ति को सिर्फ उसके घर पर बिठाना बहुत बुरा है। किसी भी कार्यक्रम में रैंप नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि कई मॉल, थिएटर, सार्वजनिक स्थान, सरकारी कार्यालय आदि भी विकलांगों के अनुकूल नहीं है। केरल हो या अन्य कोई राज्य, सार्वजनिक परिवहन हम जैसे लोगों के लिए सुलभ नहीं है। हसन ने आगे बताया कि ये केवल चेन्नई का मरीना बीच था जहां उन्होंने रैंप देखा। हसन ने कहा कि भारत में किसी भी अन्य समुद्र तट पर रैंप नहीं है। हमारी जरूरतों को पूरा करके एक न्यू इंडिया बनाया जा सकता है।
दोस्तों खबर है इंटरनेशनल स्कैम की। बदनाम केंटुकी अटॉर्नी के कुछ पूर्व ग्राहक जिन्होंने इतिहास में सबसे बड़ा यूएस सामाजिक सुरक्षा घोटाला किया था, उनके पास अपनी खोई विकलांगता भुगतान वापस मांगने का मौका मिल सकता है। अटॉर्नी नेड पिलर्सडॉर्फ के एक बयान के अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के साथ किए गए एक समझौते से पूर्व विकलांगता वकील एरिक कॉन के लगभग 500 पूर्व ग्राहकों को उनके लाभों को बहाल करने के लिए एक नई सुनवाई का अनुरोध करने की अनुमति मिल गई है। पिलर्सडॉर्फ और दर्जनों अन्य वकीलों ने कॉन के पूर्व ग्राहकों के साथ काम किया है, जिन्होंने घोटाले में आरोपित होने के बाद अपने लाभ खो दिए। ग्राहकों ने लगभग 7 साल पहले अपना लाभ खो दिया था। पिलर्सडॉर्फ ने मंगलवार को कहा कि समझौते को उनके पक्ष में कई संघीय अदालत के फैसलों से प्रेरित किया गया था। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में नेतृत्व में बदलाव और कॉन पर हाल ही में एक वृत्त चित्र ने समझौते को आगे बढ़ाने की मदद की है। उन्होंने कहा कि कॉन की धोखाधड़ी सामने आने के बाद से उन्होंने कई काले दिन देखे हैं। कॉन की धोखाधड़ी का पर्दाफाश होने के बाद कॉन के लगभग 1700 पूर्व ग्राहकों ने अपने लाभों के लिए पुनः आवेदन करने के लिए सुनवाई की और लगभग आधों ने उसे खो दिया। पिलर्सडॉर्फ ने कहा कि सरकार कॉन के पूर्व ग्राहकों को सूचित करेगी कि वे समझौते के हिस्से के रूप में सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। यदि वे अपनी सुनवाई में प्रबल होते हैं तो वे वर्षों का अपना पिछला वेतन प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि कॉन ने अपने ग्राहकों के मेडिकल रिकॉर्ड को गलत साबित करने के लिए डॉक्टरों को रिश्वत दी और फिर जीवन भर के लाभों के मंजूरी देने के लिए एक न्यायाधीश को भुगतान किया। 2017 में एक दलील समझौता करने के बाद वो देश छोड़कर भाग गया और संघीय एजेंटों ने उसे 6 महीने बाद होंडुरास में पकड़ लिया। उनके प्रारंभिक दलील समझौते ने उन्हें 12 साल के लिए जेल में डाल दिया होगा। कॉन के पकड़े जाने के बाद एक संघीय न्यायाधीश ने उन्हें 2018 में अतिरिक्त 15 साल की सलाखों के पीछे सजा सुनाई थी, जिससे अधिकारियों ने विकलांगता के लाभों में 500 मिलियन की सरकार को धोखा देने की योजना कहा है। दोस्तों खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। यहाँ पर दिव्यांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MR ने मुरादाबाद परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक से मिलकर उन्हें दिव्यांगों की समस्याओं से अवगत कराया है। राष्ट्रीय विकलांगता एसोसिएशन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष व साथ में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद वसीम ने पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र मुरादाबाद के कार्यालय पहुंचकर पुलिस उप महानिरीक्षक शलभ माथुर को दिव्यांगों की सुविधा के लिए SP कार्यालय, आवास, SP ग्रामीण सिटी व समस्त जनपद के थानों में रैंप व्हील चेयर की व्यवस्था कराए जाने की मांग की। MR पाशा ने कहा कि सभी थानों में एक SI स्तर के अधिकारी की नियुक्ति दिव्यांग जनों की समस्याओं को सुनने के लिए अलग तौर से की जानी चाहिए। दिव्यांग जनों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र मुरादाबाद शलभ माथुर ने MR पाशा को आश्वासन दिया है कि परिक्षेत्र मुरादाबाद के सभी SP को दिव्यांगों की समस्याओं को अवगत कराया जाएगा। जनपद के सभी SPs को निर्देशित किया जाएगा कि दिव्यांगों की सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। दोस्तों खबर पणजी गोवा से। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने विकलांग छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए स्कूलों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट से कम का प्रतिपूरक समय उन विकलांग व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिए जो परीक्षा लिखने के लिए लेखक के पात्र है। स्कूलों से कहा गया है कि वे ऐसे व्यक्तियों के लिए जितना संभव हो सके भूतल पर परीक्षा आयोजित करें और परीक्षा केंद्रों को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाएं। जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि उम्मीदवार को चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र में उल्लिखित एड्स और सहायक उपकरण जैसे कि प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड आदि का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उम्मीदवारों को अलग अलग पेपरों के लिए अलग अलग स्क्राइब लेने की भी अनुमति दी जानी चाहिए, खासकर भाषाओं के मामले में। आपातकाल के मामले में मुंशी में
किसी भी बदलाव को समायोजित करने में लचीलापन होना चाहिए। हालांकि दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्क्राइब की सुविधा का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि उम्मीदवार को अपना स्क्राइब लाने की अनुमति दी जाती है तो स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक कदम कम होनी चाहिए। गोवा बोर्ड के पास पहले से ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अपनी नीति है, जो व्यापक रूप से विकलांगों से संबंधित मुद्दों को कवर करती है और पहले से ही स्क्राइब के आवंटन, अतिरिक्त समय और इस तरह की अन्य छूट के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। मंत्रालय के दिशा निर्देश अब कहते हैं कि यदि परीक्षा निकाय स्क्राइब प्रदान करता है तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुंशी की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे ऊपर होनी चाहिए। दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि उम्मीदवार को अपना स्क्राइब चुनने का विवेक होना चाहिए या इसके लिए परीक्षा निकाय से अनुरोध करना चाहिए। उम्मीदवारों को परीक्षा से 2 दिन पहले स्क्राइब से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उम्मीदवारों को ये जांचने और सत्यापित करने का मौका मिल सके कि स्क्राइब उपयुक्त है या नहीं। दोस्तों, अब एक खबर भारतीय रेलवे के बारे में। यात्रियों को परेशानी मुक्त यात्रा की सुविधा देने और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा 1 महीने के लंबे अभियान के दौरान 1200 से भी अधिक किन्नरों को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। उनसे रेलवे एक्ट के प्रावधान के तहत जुर्माने के रूप में 1,28,000 रुपए वसूले गए हैं। महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोचों में अनधिकृत प्रवेश के खतरे के खिलाफ कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने वाला 1 महीने लंबा अखिल भारतीय अभियान हिजड़ों द्वारा भीख मांगना और जबरन वसूली और सामान्य कोचों में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा सीट कॉर्नरिंग RPFD द्वारा शुरू किया गया था। अभियान में 5,100 से अधिक व्यक्तियों को महिलाओं के लिए आरक्षित कोचों में यात्रा करने के लिए गिरफ्तार किया गया। 6,300 से भी अधिक व्यक्तियों को विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोचों में प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार किया गया और ऐसे अपराधियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की गई, जिसके दौरान क्रमशः 6,71,000 रुपए और 8.68 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसके बाद रेलवे अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा ट्रेनों में विशेष रूप से कुछ किन्नरों द्वारा उपद्रव करने और यात्रियों के साथ उनके दुर्व्यवहार की गई शिकायतें अक्सर सामने आ रही थी। इस अभियान के दौरान गहन प्रयास करते हुए ऐसी गतिविधियों में शामिल 1,200 से भी अधिक किन्नरों को पकड़ा गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक राशि उनसे रेलवे अधिनियम के प्रावधान के तहत जुर्माने के रूप में ली गई है। इसके अलावा लंबी दूरी की ट्रेनों के सामान्य डिब्बों में सीट कॉर्नरिंग के खतरे को रोकने के लिए अभियान चलाए गए। तौलिया फैलाने, सीट मोड़ने में शामिल 36 व्यक्तियों की पहचान की गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। RPF के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भविष्य में भी इसी भावना से ऐसे अभियान जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में शादी का झांसा देकर शारीरिक रूप से विकलांग महिला से बलात्कार करने और उसके बाद उससे शादी करने से इनकार करने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने कथित अपराध को गंभीर बताते हुए कहा कि समाज में बढ़ रही इस तरह की आपराधिक प्रवृत्तियों को एक मजबूत संदेश देने के लिए बढ़ने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। गौरतलब है कि आरोपी पिंटू कुमार पर एक शारीरिक रूप से विकलांग महिला जिसके पैर नहीं है, उससे शादी का झूठा वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी शादी का झांसा देकर यौन संबंध बना रहा था। बाद में उसने उससे शादी नहीं की और इसीलिए पीड़िता ने FIR दर्ज करवाई, जिसके अनुसार उस पर IPC धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, खबर नई दिल्ली से। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मानकों और दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है ताकि विकलांग व्यक्तियों को हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे तक आसानी से पहुंचने की अनुमति मिल सके। एयरलाइंस को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं
और सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है। सोमवार को जारी की गई नागरिक उड्डयन के लिए सुगम्यता मानक और दिशा निर्देश की अधिसूचना विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा निर्धारित शासनादेश के अनुरूप है। मंत्रालय दिशा निर्देशों को नए सुलभ हवाई अड्डों के विकास और मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखता है। एक्सेसिबिलिटी फीचर सेक्शन में कहा गया है कि एयरपोर्ट ऑपरेटर को ड्रॉप ऑफ पिकअप पॉइंट के साथ सुलभ और आरक्षित पार्किंग उपलब्ध करानी होगी। पार्किंग क्षेत्र भी एक सुलभ मार्ग के माध्यम से भवन के प्रवेश द्वार से जुड़ा होना चाहिए। दुर्भाग्य से अधिकांश विकलांगजन इस परिवहन क्षेत्र में अक्षम महसूस करते हैं। इस पृष्ठभूमि में ये एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को बात करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दिशा निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए। दिशा निर्देश प्रवेश द्वार के पास एक हेल्प डेस्क, उचित साइनेज, चेक इन पर निर्दिष्ट बैठाने, सुरक्षा पकड़ और बोर्डिंग गेट के लिए भी कहते हैं, जो डिस्प्ले बोर्ड को देखने और घोषणाओं को स्पष्ट रूप से सुनने की अनुमति देते हैं। आम क्षेत्रों में सुलभ शौचालय और पानी पीने के लिए सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। कम गतिशीलता वाले लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी हवाई अड्डों को या तो एक एरो ब्रिज या फिर एक एम्ब्यूलिफ्ट प्रदान करना चाहिए। घरेलू हवाई अड्डे जो केवल ATR परिचालन की अनुमति देते हैं, उन्हें इस खंड से छूट दी गई है। हालांकि उन्हें निर्बाध आवाजाही के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी और किसी भी परिस्थिति में किसी विकलांग यात्री को मैन्युअल रूप से नहीं उठाना चाहिए। रैंप या अन्य सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में यात्री को व्हील चेयर में बिठाया जा सकता है, जिसके बाद उसे हाथ में उठाया जा सकता है। एयरलाइंस को ऐसे यात्रियों के लिए अपनी वेबसाइट, ऐप और फॉर्म को एक्सेस करना होगा। विकलांग यात्रियों को प्रस्थान से 48 घंटे पहले एयरलाइंस को अपनी आवश्यकताओं के बारे में सूचित करना होगा। स्क्रीनिंग पॉइंट में फुल बॉडी स्कैनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, कुर्सियां और चलने के लिए सहायक उपकरण होने चाहिए। यदि कोई फ्लायर इनमें से किसी भी उपकरण का उपयोग करके जांच किए जाने के बारे में चिंता व्यक्त करता है, तो उसे एक निजी भौतिक खोज का अनुरोध करना होगा। हवाई यात्रा को सुलभ बनाने के लिए मानक प्रस्थान क्षेत्र के पास टर्मिनल भवन में बगल में आरक्षित पार्किंग प्रदान करे। सुनते हैं हवाई यात्रा को सुलभ बनाने के लिए मानक प्रस्थान क्षेत्र के पास टर्मिनल भवन के बगल में आरक्षित पार्किंग प्रदान करे और एक सुलभ मार्ग के माध्यम से भवन के प्रवेश द्वार से जोड़ा हो। प्रस्थान के सामने एक ड्रॉप ऑफ क्षेत्र और आगमन के सामने एक पिकअप क्षेत्र शहर के किनारे किनारे पर प्रदान किया जाए। सामान के दावे और अन्य चिंताओं में सहायता के लिए प्रस्थान ब्लॉक में प्रवेश द्वार के पास और आगमन लॉबी में सुलभ हेल्प डेस्क प्रदान किया जाए। सुरक्षा जांच, विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता उपचार देने के लिए पुरुषों के लिए एक लेन और महिलाओं के लिए अन्य लेन दी जाए। प्राथमिकता लेन साइनेज के साथ इसे चिन्हित किया जाए। दृष्टिबाधित पैदल चलने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सुलभ मार्ग के साथ साथ टैक्टाइल ग्राउंड सरफेस इंडिकेटर स्थापित किए जाएं। स्क्रीनिंग बिंदुओं में फुटबॉल स्कैनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और सेमी एम्बुलेंट वॉकिंग एड उपयोगकर्ता के लिए वॉकिंग एड्स होने चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे सोशल मीडिया में हाल ही में वायरल हो रहे एक वीडियो के बारे में। इस वीडियो में एक दिव्यांग बच्चे के लिए उसके दोस्तों ने क्रिकेट के सारे नियम बदल डाले। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सभी बच्चे एक दिव्यांग बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए कहते हैं। बच्चे को उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि अन्य बच्चों को ट्रीट किया जाता है। ये वीडियो बहुत ही बड़ा संदेश देता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद लोग काफी खुश हो रहे हैं। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चों के अंदर प्यार, अपनापन और बेफिक्री देखने को मिल जाती है। बच्चे दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मोटिवेशनल वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप दिल से इन बच्चों को सलाम करेंगे। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक ग्राउंड में बच्चे आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा दिव्यांग है और वो दौड़ने में अक्षम है, फिर भी उसके अन्य दोस्त उसको अपने साथ क्रिकेट खेलने को कहते हैं। बच्चा रन ले रहा होता है। इसी क्रम में देखा जा सकता है
कि विकेटकीपर बच्चे को आउट नहीं करता। ये वीडियो वाकई में बहुत ही प्यारा है। इस बच्चे को उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे अन्य बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है। ये वीडियो एक बहुत बड़ा संदेश देता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर ट्वीट्स भी काफी शेयर किए गए हैं। जैकी यादव नाम के यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो को 70,000 से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वहीं इस वीडियो पर कई लोगों के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ी जा सकती हैं। दोस्तों, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में शीत लहर का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 14 जनवरी से 19 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश इस सप्ताह के दौरान भीषण शीत लहर की चपेट में रहेंगे। भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली समेत कुछ राज्यों में ठंड से राहत मिलने की अभी कोई संभावना नहीं है। पहले से ही कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर भारत के लिए और बुरी खबर आ रही है, क्योंकि इस क्षेत्र के बड़े क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान गिरावट का अनुभव करने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मैदानी इलाकों में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। मौसम विशेषज्ञ के एक ट्वीट के अनुसार 14 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच बर्फीली ठंड का अनुभव हो सकता है। 16 से लेकर 18 जनवरी तक इसके चरम पर रहने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, वेस्ट यूपी में कोहरे की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। अमृतसर में दृश्यता 11 जनवरी को 25 मीटर से बढ़कर 12 जनवरी को 450 मीटर हो गई थी। इसी तरह बठिंडा में दृश्यता 12 जनवरी को 0 से बढ़कर 200 मीटर हो गई। चंडीगढ़ में दृश्यता 25 मीटर के निचले स्तर से बढ़कर 400 मीटर हो गई है। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ में रोटरी क्लब विराट की सामुदायिक सभा बुधवार को IIA भवन मोहकमपुर परिसर में हुई। क्लब ने 10 विकलांगों को निःशुल्क व्हील चेयर वितरण भी किया। इस समय रोटरी क्लब के कई मान्यवर उपस्थित थे। दोस्तों, WHO ने अपनी वेबसाइट पर जारी अलर्ट में कहा है कि ये WHO मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट 2 निम्न स्तरीय दूषित उत्पादों के संदर्भ में है, जिनका निम्न स्तरीय होना उज्बेकिस्तान में देखा गया और 22 दिसंबर 2022 को WHO को बताया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सिफारिश की है कि उज्बेकिस्तान में बच्चों के लिए नोएडा स्थित कंपनी मेरियन बायोटेक द्वारा बनाए गए 2 कप सिरप इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। बुधवार को जारी मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट में WHO ने कहा है कि मेरियन बायोटेक द्वारा बनाए गए निम्न स्तरीय चिकित्सा उत्पाद वे उत्पाद हैं जो गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं और इसीलिए इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। WHO ने अपनी वेबसाइट पर जारी अलर्ट में कहा है कि ये WHO मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट 2 निम्न स्तरीय दूषित उत्पादों के संदर्भ में है, जिनका निम्न स्तरीय होना उज्बेकिस्तान में देखा गया और 22 दिसंबर 2022 को WHO के पास इसे रिपोर्ट किया गया। निम्न स्तरीय चिकित्सा उत्पाद वे उत्पाद हैं जो गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं और इसी वजह से इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अलर्ट के मुताबिक ये 2 उत्पाद है एम्ब्रोनॉल AMBRONOL सिरप और DOK1 मैक्स सिरप माने के DOK1 मैक्स सिरप। इन दोनों उत्पादों के बताए गए निर्माता मेरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश भारत है। इस निर्माता ने इन उत्पादों की सुरक्षा और स्तर को लेकर आज तक WHO को गारंटी नहीं दी है। नोएडा की फार्मा कंपनी मेरियन बायोटेक पर तभी से संकट के बादल छाए हुए हैं जब उज्बेकिस्तान से खांसी की दवाई लेने के बाद 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। WHO के मुताबिक उज्बेकिस्तान गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा कफ सिरप के नमूने के विश्लेषण में पाया गया कि दोनों उत्पादों में दूषित पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा शामिल है। WHO अलर्ट में ये भी कहा गया है कि इन दोनों उत्पादों के पास इस क्षेत्र के अन्य देशों में विपणन अधिकार हो सकते हैं।
उन्हें अनौपचारिक बाजारों के जरिए अन्य देशों या क्षेत्रों में भी वितरित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन से जुड़ी स्वास्थ्य एजेंसी ने ये भी कहा कि इस अलर्ट में संदर्भित निम्न स्तरीय उत्पाद असुरक्षित है और विशेष रूप से बच्चों में उनके उपयोग से गंभीर नुकसान हो सकता है या मौत भी हो सकती है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर अपना फीडबैक। जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। दिव्यांग बेटियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे CJI DY चंद्रचूड़। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने AG से पूछा, अब केंद्र कैसे यूनियन कार्बाइड से समझौते को फिर से खोलने की मांग कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा, कानूनी पेशा सामंती महिलाओं हाशिए पर पड़े समुदाय का स्वागत नहीं करता है। गोवा के सीएम ने कहा, दिव्यांगों की पहुंच में होगा पूरा प्रदेश। समावेशी उत्सव में शंकर महादेवन ने लोगों के चेहरे पर लाई मुस्कान। बिहार के मूल निवासी ने विकलांगों के लिए सुलभता को लागू करने के लिए व्हील चेयर में कन्याकुमारी से सियाचिन तक की यात्रा की है शुरू। स्कैम्ड क्लाइंट्स को डिसेबिलिटी बेनिफिट्स का मिल रहा है नया मौका। सुनेंगे इंटरनेशनल स्कैम के बारे में। उत्तर प्रदेश में DIG को कराया गया दिव्यांगों की समस्या से अवगत।